शाम के 7 बजने को है। वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। और सोमवार से देश भर में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी लागू होने जा रहा है। पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, जीएसटी रिफॉर्म से सबका मुंह मीठा होगा। जीएसटी का बचत उत्सव शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया है और इस रिपोर्ट को आप पहले देखिए। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाए। नवरात्र में देश नए दौर से गुजर रहा है। पीएम मोदी ने देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी लागू कर लोगों के दामन को खुशियों से भर दिया है। नए जीएसटी को लेकर देश का हर वर्ग कुलांचे भर रहा है। पीएम मोदी ने नए जीएसटी को लेकर देशवासियों को संबोधित किया। पीएम ने कहा, सोमवार को सूर्योदय के साथ ही लोगों की खुशियां बढ़ जाएंगी, सबका मुंह मीठा होगा, जीएसटी का बचत उत्सव शुरू हो जाएगा। नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, नया जीएसटी देश को नए दौर में ले जाएगा। देश में निवेश और विकास की रफ्तार बढ़ जाएगी। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे। पीएम मोदी ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी की खूबियां बताई। पीएम ने कहा, नए टैक्स में सिर्फ 5%, 18% का स्लैब रखा गया है। इससे रोजमर्रा की सामान सस्ते, स्वास्थ्य, इलाज, बीमा सब सस्ता हो जाएगा। 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। पीएम मोदी ने 12 लाख के इनकम पर जीरो टैक्स और नए जीएसटी को मिडिल क्लास के लिए डबल बोनांजा बताया। पीएम ने कहा कि अब जरूरत की हर चीजें सस्ती हो जाएंगी। जब 12 लाख रुपयों का इनकम टैक्स में राहत हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में तो कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी सरलता सुविधा हो जाती है। और अब गरीबों की भी बारी है, नियो मिडिल क्लास की बारी है। अब गरीब को, नियो मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारी सरकार नागरिक देवो भव के मंत्र पर चलते हुए आगे बढ़ रही है और इसका असर हमें अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार में भी दिख रहा है। हम नागरिक देवो भव के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि लोग स्वदेशी अभियान से जुड़ जाएं। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को
स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो, ये स्वदेशी है। पीएम मोदी ने बताया कि जीएसटी कट का फायदा हर किसी को मिलेगा, चाहे व्यापारी हो, गरीब हो या मध्यम वर्ग के लोग। स्वदेशी के मंत्र से ही देश को शक्ति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जीएसटी में हो रहे बदलाव पर बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि कल से पीएम मोदी के प्रयास से हर साल आम आदमी के खाते में 5 से 6 हजार रुपए जाएंगे। कल के बाद जीएसटी पर बड़ा छूट मिलेगा। पीएम मोदी ने रोटी, कपड़ा और मकान पर 0 जीएसटी कर दिया है। किसी पर 5% कर दिया। ये पैसा अब गरीबों के घर में जाएगा। कल के बाद जीएसटी पर छूट कम छूट है। रोटी, कपड़ा और मकान, यही नारा लगाए नरेंद्र मोदी ने। रोटी, कपड़ा और मकान पर किसी पर 0 कर दिया, किसी पर 5% कर दिए। और ये पैसा अगर जाएगा, ये पैसा जाएगा गरीबों के घर में, हमारे और आपके घर में जाएगा कि नहीं जाएगा। और देखिए, बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने और उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक लगातार जनता को सौगात देते नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार SC/ST वर्ग के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसे उनका चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। बिहार चुनाव में अब कुछ ही वक्त बाकी रह गए हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। हर वर्ग के लिए एक के बाद एक सौगातों की बौछार हो रही है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर SC/ST वर्ग के लिए शिक्षा सेवकों और विकास मित्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। बिहार सरकार ने विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों को सौगात देने का फैसला लिया है और इस बात की जानकारी खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट X के माध्यम से की है। विकास मित्रों का भत्ता बढ़ा दिया गया है। परिवहन भत्ता 2500 रूपए प्रति माह कर दिया गया। स्टेशनरी भत्ता 1500 रूपए प्रति माह। टैबलेट खरीदने के लिए मिलेंगे 25,000 रूपए। शिक्षा सेवकों के लिए भी ऐलान किया गया। स्मार्टफोन के लिए उन्हें 10-10 हजार रूपए दिए जाएंगे। शिक्षण सामग्री मद की राशि भी बढ़ा दी गई है। नीतीश कुमार चुनाव से पहले बिहार के हर वर्ग के लिए दिल खोलकर सौगातों की बारिश कर रहे हैं, फिर चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या फिर स्टूडेंट्स। पिछले कुछ महीनों में नीतीश कुमार ने शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति को लागू किया। रसोइये का मानदेय 1650 से 3300 रूपए कर दिया। रात्रि प्रहरी के मानदेय को 5000 से 10,000 किया गया। आशा वर्कर को 1000 की जगह 3000 दिया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 की गई। घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री मिलना, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म की फीस 100 रूपए किया जाना और छात्रों को 0% ब्याज दर पर एजुकेशन लोन देना शामिल है। विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने यह तय किया है कि सभी विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने हेतु 25,000 रुपए और शिक्षा सेवकों को मोबाइल खरीदने हेतु 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी, ताकि डाटा को संग्रहित करने में उनको कोई कठिनाई और परेशानी नहीं हो। बीजेपी ने भी नीतीश कुमार के इस ऐलान पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे SC/ST वर्ग को बड़ा लाभ होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर तबके की भलाई के लिए दिन रात काम में लगे हुए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए उन्होंने शिक्षा सेवक विकास मित्र का जो टैबलेट खरीदने की घोषणा किया है, स्वागत योग्य कदम है। निश्चित रूप से इससे जो हमारे अति पिछड़े अल्पसंख्यक भाई हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, उनको इसका बड़ा लाभ मिलेगा। नीतीश कुमार के एक के बाद एक घोषणाओं को एनडीए मास्टर स्ट्रोक के रूप में देख रही है, तो वहीं इससे विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है। एनडीए को उम्मीद है कि इससे आने वाले चुनाव में जनता का भारी समर्थन उन्हें हासिल होगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, पटना के राजेंद्र नगर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी के पहले फेज के उद्घाटन के बाद अब नजारा ही बदल चुका है। हर कोई एक झलक पाने को बेताब है। सीएम नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसकी आधारशिला साल 2019 में रखी गई थी और सीएम नीतीश ने आज इसका उद्घाटन किया है। पहले फेज में 2 गैलरी का निर्माण पूर्ण होने के बाद इसका उद्घाटन हुआ है।
और अब बीए साइंटिस्ट गैलरी और बेसिक साइंस गैलरी बनकर तैयार है, जो कि विशेष तौर पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 20.5 एकड़ में बन रहे इस साइंस सिटी में ज्ञान, विज्ञान, मनोरंजन के साथ एक्सपेरिमेंट करने का भी मौका मिलेगा। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। सीएम नीतीश कुमार ने डॉक्टर अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के बाद लगातार जो दर्शक हैं उनकी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूर्वी भारत में ऐसा जो है एक तरह से सेंटर अब तक नहीं बना था, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में उद्घाटन के बाद नजारा कुछ और है। सीधी बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार पिछले 6 साल से मेहनत करते हुए और आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं भवन निर्माण विभाग के सचिव हैं कुमार रवि। क्या लग रहा है कि आज इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का शिलान्यास वर्ष 2019 में हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना थी कि इसको इतना बेहतर बनाया जाए कि पूरे देश में सबसे बड़ा साइंस सिटी के रूप में रहे। और इसके लिए जो अधिकारी हैं और उनको विदेश भी भेजा गया था, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं लंदन जाकर के उन्होंने साइंस सिटी को देखा, तो उनसे प्रेरणा लेकर के पूरी चीज़ बनाई गई है। और इसका कॉन्सेप्ट जो इंटरनेशनली जो काफ़ी क्वालिफाइड जो वेंडर्स थे उनके माध्यम से यहाँ पर उसका तैयार किया गया और इसका काम कराया गया है। तो आज इसका उद्घाटन हुआ और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ देखने आए। पहले फेज का काम लगभग पूरा हो गया है। जी, पहले फेज का इसमें बिल्कुल काम हो गया है और इसमें अभी 2 गैलरी इसकी चालू कर दी गई है, जो बेसिक साइंसेज और बी ए साइंटिस्ट से जुड़ा हुआ है। उसमें लगभग 50 के संख्या में प्रदर्शन लगाए गए हैं, एग्जिबिट लगाए गए हैं। साथ में ऑडिटोरियम बनाया गया है। उसके अलावा 2 बड़े जो उसमें जो लोग आएंगे वो विजिटर्स रूम बनाए गए हैं, ताकि जो लोग आए बच्चे उनको कोई दिक्कत नहीं हो समझने में। बिहार के लिए गौरवशाली क्षण है ये। और बता दें आपको, राजधानी पटना में अगर जो डोमेस्टिक विजिटर्स रहेंगे या फिर बाहर से जो पर्यटक आएंगे उनके लिए भी एक तरह से ये सेंटर जो है कौतूहल का विषय होगा। और जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, आज पहला दिन है और जैसे ही जानकारी मिली है कि अब साइंस सेंटर शुरू हो गया है, चाहे स्कूली बच्चे हों या फिर आसपास के लोग या राजधानी वासी, वो जहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने खुद लंदन का दौरा किया था और वहां पर जाकर वो उन्होंने जानकारी ली थी। और देखिए, तमाम अधिकारी उद्घाटन के बाद एक तरह से राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी चुनौती थी भवन निर्माण विभाग की तरफ से कि इसे समय पर पूरा किया जाए। हालांकि सितंबर का ये महीना है और सितंबर में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को आज सौगात दे दी है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, बिहार चुनाव में इस बार शब्दों की मर्यादा पूरी तरह से तार तार होती नजर आ रही है। आरजेडी की चुनावी सभाओं में जिस तरह से पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। हमारी इस रिपोर्ट को आप देखिए। जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे शब्दों की मर्यादा भी तार तार हो रही है। वैशाली में तेजस्वी यादव की सभा के दौरान एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने का आरोप लगा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि उस कार्यक्रम में खुद तेजस्वी यादव मौजूद थे। अब इसी को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई। एनडीए नेताओं ने एक बार फिर से आरजेडी के चाल, चरित्र और काम करने के तरीके पर सवाल उठा दिए। लालू जी के जमाने में जो बदतमीजी हुआ करता था, वो राहुल गांधी ने दरभंगा के मंच पे किया, ये वैशाली जिले के मंच पे किया। चर्चा में आने के लिए ऐसी बातों का सहारा वो लोग ले रहे हैं जो घोर निंदनीय है, अपमानजनक है। जब सत्ता में नहीं है तब देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहा, और जिस दिन ये लोग सत्ता में आ जाएंगे लौटकर, तो जो हम लोग कहते हैं जंगल राज, आतंक राज फिर से स्थापित करने का काम करें। वैशाली को जिस तरह कलंकित करने का काम महागठबंधन वाले जो किया है, इसका जो जान लीजिए कि उसका बदला जो है वहाँ के जनता वालों को लेकर रहेगा। माँ बहन का जो है अपमान किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा।
आरजेडी की रैली में पीएम मोदी की मां को गाली देने के आरोप पर तेज प्रताप यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। तेज प्रताप ने कहा, किसी मां को गाली देना गलत बात है। मां का अपमान करने वाले को जेल भेजा जाए। तो आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि गाली गलौज आरजेडी का चरित्र नहीं है। चुनाव में हार देखकर बीजेपी वाले घबरा गए हैं। जिन लोगों ने मां के ऊपर आरोप लगाने का काम किया है और उंगली उठाने का काम किया है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया, उनको जेल जाना चाहिए। अपनी हार निश्चित देखकर भाजपाई बौखलाई हुई है। जो श्री तेजस्वी यादव जी मुद्दा उठा रहे हैं, 20 वर्षों का हिसाब जनता मांग रही है, उसका जवाब है नहीं। बिहार अधिकार यात्रा में जिस तरह जनसैलाब उमड़ा है, तेजस्वी यादव जी को जन समर्थन मिला है, इससे घबराहट में भाजपा अब प्रपंच और प्रोपगंडा फैला रही है। वहीं तेजस्वी यादव की सभा में पीएम मोदी की मां को गाली देने के आरोप पर प्रशांत किशोर ने लालू परिवार पर तंज कसा। पीके ने कहा कि तेजस्वी और आरजेडी का चरित्र बदला नहीं जा सकता है। इनके मन से फिर से ये हो रहा है, ये तो सिर्फ इतना ही दिखा रहा है कि भाई ये बदले नहीं है। जो पहले जिस चीज के लिए जाने जाते थे वही चीज आज भी ये कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब पीएम की मां के लिए विपक्ष के कार्यक्रम से अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बिहार चुनाव का स्तर और कितना गिरेगा, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और वैशाली से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में नव संकल्प जनसभा को संबोधित किया है। चिराग ने यहां अपने विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर अपनी बात रखी। चिराग ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं। उन्होंने एनडीए में शामिल सभी दलों के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर एनडीए की जीत के लिए मिशन में जुट जाने को कहा है। तरीके से हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश के स्तर पर कार्य कर रही है। ऐसे में मैं मानता हूं कि हम हर दल की ये जिम्मेदारी है जो एनडीए का हिस्सा है कि वो अपने माध्यम से अपने तमाम समर्थकों को आयोजित कर, एकजुट कर आने वाले चुनाव के रण क्षेत्र के लिए उनको तैयार करने का काम करें। हर दल ईमानदार भूमिका निभाते हुए इस बात को सुनिश्चित करें कि बिहार में इस बार एनडीए की ऐतिहासिक जीत हो। बढ़ते अगली खबर की ओर। सिवान में एक बार फिर पुलिस पिट गई है। पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया है। हालत तो ये हो गई है कि पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ गया। इस रिपोर्ट को आप देखिए। बिहार पुलिस की इस गाड़ी की हालत देखकर आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि बिहार पुलिस एक बार फिर पिट गई है। सिवान में एक बार फिर पुलिस की टीम लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। हालात तो ऐसे बन गए कि पुलिस की टीम को जान बचाकर भागना पड़ गया। पुराना बाजार के पास जामू पुलिस टीम पर लोगों ने हमला बोला। इस हमले में पुलिस की गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ी के शीशे टूट गए। पुलिस की गाड़ी पर ईंट और पत्थर से वार किया गया। दरअसल रामपुर गांव में पोल्ट्री फार्म से लोग नाराज हैं। लोगों का कहना है कि पोल्ट्री फार्म से लोगों की तबीयत खराब होती है। गांव में बदबू आती है। पोल्ट्री फार्म को तत्काल बंद करने की मांग को लेकर लोग सड़क पर उतर आए। जब पुलिस उन्हें समझाने बुझाने पहुंची तो लोगों ने पुलिस की टीम पर ही हमला बोल दिया। तो हम लोग सूचना मिला, हम लोग आए यहाँ सर को गाड़ी से उतारे। सर यहाँ से गए, सर को भी लोग बंदी बना लिए। का किए, हम तो अंदर गए नहीं, हम यहाँ गाड़ी उनके ऊपर जी सुने तो है हमला हुआ है, लेकिन हम गाड़िये में थे। गाड़ी स्टार्ट के जैसे साइड करना स्टार्ट किए उतने में उस पब्लिक लोग वहाँ से आए, सब ताबड़ तोड़ हमला करना स्टार्ट कर दिया। लाठी डंडा ईंटा से पूरा ग्लास पूरा तोड़ दिया। गाड़ी को मेरा क्षतिग्रस्त कर दिया। सिवान में पुलिस पर हमले की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है। आखिर पुलिस बार बार क्यों पिट जाती है? क्या लोगों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? पुलिस पूरी तैयारी के साथ क्यों नहीं जाती है? आखिर बार बार पुलिस पर हमले क्यों हो रहे हैं? न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट।
और बड़ी खबर छपरा से आ रही है। छपरा मुजफ्फरपुर NH 722 पर ट्रक ने स्कूल वैन और ट्रक में टक्कर मार दी। NH पर अज्ञात ट्रक ने स्कूल वैन को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें से 3 स्कूली बच्चे और स्कूल वैन के ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है। 20 से ज्यादा बच्चे जख्मी हो गए हैं। 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। ट्रक चालक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में गजब का आक्रोश है। ग्रामीणों की प्रशासन से ये मांग है कि ट्रक चालक को पकड़कर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। आपका पब्लिक स्कूल। कैसे घटना हुआ है? जब हम सब अपनी साइड से दाए रहे थे तभी एक ट्रक आया और तो ठोक दिया। कितने लोग थे उस टेम्पो में? 20। टेम्पो में 20 बच्चे थे। सबको चोट लगी है? हाँ, नहीं। हाँ, सबको नहीं लगी है। अच्छा, कुछ लोगों को चोट लगी है। हाँ। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे जोहार झारखंड के साथ।